मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब नर जनन तंत्र बढ़िया से पढ़ा ना, बस उसी तरीके से आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है क्या, मादा जनन तंत्र। ठीक है, अब यदि मादा जनन तंत्र की बात करें ना, सुनना आराम से, सबसे पहला जो पढ़ेंगे यहां पर वो क्या पढ़ने वाले हैं, एक जोड़ी अंडाशय। दूसरा सहायक नलिका। अब जोड़ी नहीं लिखा, इसका मतलब समझ में आ ही गया होगा कहानी। तीसरा सहायक ग्रंथि, और चौथा बाह्य जननेंद्रिय या बाह्य जनन अंग तंत्र, बाह्य जनन अंग। ठीक है, ये चार चीजें पढ़ेंगे एक एक करके हम लोग। अब इसमें से ये चारों बातें दिमाग में एकदम रख लीजिएगा, क्योंकि यही चीज हम पढ़ करके आए हैं, किसमें, नर वाले में पढ़ करके आए हुए हैं, तो एकदम क्लियर है कि वहां पर क्या था, एक जोड़ी वृषण था, यहाँ पे एक जोड़ी अंडाशय है। उसके बाद सहायक नलिका है, फिर क्या है, सहायक ग्रंथि है, फिर बाह्य जनन अंग है। सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, तभी ज्यादा मजा है। एक साथ में सब खिचड़ी पुआ सब पकवान एक हो जाएगा आपका। चलिए सीधा सीधा बात करते हैं हम लोग एक जोड़ी अंडाशय का। तो पहला तो आपको पॉइंट इसी में मिल गया कि कैसा होता है, ये एक जोड़ी होता है। ठीक है, अब ये मिलता कहां है, इसका जो लोकेशन है वो कहां पे होता है, तो याद रखिएगा कि ये उदर गुहा में वृक्क के पीछे। ठीक है, अब उदर गुहा का मतलब क्या होता है, तो ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, उदर कहलाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने खंडी भवन पढ़ा था, याद है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में क्या था, एक टॉपिक था खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब होता है क्या, कि किसी भी जीव को खंड में बांटा गया। ठीक है, अब जैसे हमारी अगर बात कर लें तो ये पहला खंड है, क्या कहलाता है, सिर। दूसरा खंड गर्दन या ग्रीवा। तीसरा खंड वक्ष, ये छाती वाला भाग क्या है, वक्ष है। और इसके नीचे जाते हैं तो क्या है, उदर है। और इस कमर के नीचे आते हैं तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, श्रोणी। ठीक है, और जितने भी बाह्य जनन अंग होते हैं, जैसे ये चौथे नंबर का जो था बाह्य जनन अंग, चाहे वो नर का हो या मादा का हो, वहां पे एक बिंदु देखो हमने वहां पे नहीं शेयर किया था कि जो बाह्य जनन अंग है वो कहां पर पाया जाता है, श्रोणी के भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो मादा में भी कहा आएगा कि जो भी जनन अंग होंगे वो कहां होंगे, श्रोणी भाग के अंदर होंगे। उसके बाद मैं बात कर रहा था किसके, उदर भाग की। उदर भाग में क्या मिलता है, वृक्क। वृक्क बोले तो किडनी। ठीक है, किडनी की संख्या आपको पता है कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो यहां इस साइड में हमारा किडनी है, इस साइड में अभी और इस साइड में भी। तो इस किडनी के जस्ट पीछे यहाँ पे क्या होता है, आपका अंडाशय होता है। तो एक अंडाशय इधर मिल जाएगा महिला के अंदर, और दूसरा अंडाशय इधर। तो क्या हो गया, एक जोड़ी आपका अंडाशय मिल गया। कहां पर मिल रहा है लोकेशन, उदर गुहा में, उदर वाले भाग में। ये स्विच हमेशा कहते हैं ना, तू चालू की ना स्विच आज। अब ये बीच में ना वैकेंट लेना पड़ता है, काटना पड़ता है, बड़ी समस्या होता है। चलो क्या बात कर रहे थे, हाँ, किडनी के पीछे मिल रहा है। ठीक, उदर गुहा का मतलब कि ये उदर के भाग में, या गुहा मतलब होता है खोखला सा जगह। गुहा जब भी आपको दिखे तो क्या कहिएगा, खोखला जगह होगा। तो हमारे इस एरिया में क्या है, खोखला जगह है पेट में, जहां पर किडनी मिल रही है। उसी किडनी के पीछे मिल रहा है कौन, एक जोड़ी अंडाशय। ठीक है, तीसरा बिंदु, इस अंडाशय के बाद में बात करें ना, तो ये बादाम के आकार का होता है। बादाम देखा है ना, एकदम वही उसी साइज का होता है, बादाम के आकार का। किताब से दूर रहिए, इधर देखिए, बादाम के आकार का होता है। अब इसकी मैं लंबाई चौड़ाई की बात करूं ना, तो लेंथ यानी कि लंबाई, मैंने क्या बोला, किताब से दूर रहिए। ठीक है, लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए कहता हूं थोड़ा सा किताब से दूरी रखिए। आप देखो, ये सारा का सारा डेटा क्या होता है, औसत होता है। औसतन इतना होता है, कोई क्लियर रिपोर्ट नहीं है।
बात समझ में आई क्या? अभी आज मानव में आपसे पूछें कि हाथ की लंबाई कितनी होती है, बता पाओगे क्या? किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है, तो कैसे क्लियर कर पाएंगे? तो ये औसतन डेटा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डेटा है। हाँ, हालांकि आपको एनसीईआरटी की पूजा करनी है, बात समझे? अगर मैंने कहा इतना और एनसीईआरटी में दिया है 4, तो बहुआ 4 ही याद करना, ठीक है। लेकिन दिमाग में रखना कि जो भी डेटा होता है वो क्या होता है? औसतन। जो कि आपसे एग्जामिनेशन में जो सवाल आएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे। तो एनसीईआरटी में सूरज को चांद लिखा है तो चांद पड़ी, समझे? अब बात बंद। आगे इधर इधर लंबाई चौड़ाई मोटाई याद रख लीजिएगा। ये औसतन डेटा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति में, हर मादा में ये अलग अलग रूप से विकसित होता है, किसी में कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन केवल और केवल इसके आकार में कम ज्यादा हो सकता है, और किसी चीज में नहीं। जैसे चौथा नंबर बिंदु, इसका कलर कैसा होता है? तो याद रखना कैसा होता है, ये सफेद रंग का होता है। अब ये नहीं बदल सकता, वो बदल दिया है, ठीक है। कैसा है? ये सफेद रंग का है। पांचवा बिंदु, ये जो अंडाशय है ना, देखो ये अंडाशय है, ये दोहरे आवरण से घिरा रहता है, एक आवरण और इसके ऊपर दूसरा। ये बीच वाला कौन है? अंडाशय। तो अंडाशय सीधा सीधा कहेंगे क्या कि ये दोहरे आवरण युक्त होता है। तो सवाल है कि उस आवरण का नाम क्या है? मीजोवेरियम। मीजोवेरियम क्या है? तो मीजोवेरियम दो आवरण से बना हुआ एक आवरण है, जो कहां पर मिल रहा है? इस कहां गया ये अंडाशय के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो अंडाशय दोहरे आवरण से घिरा होता है और उस आवरण को नाम दिया जाता है मीजोवेरियम। क्लियर? बोर्ड तो भर गया, कुछ लिखना तो है नहीं इसमें। जो करना है जल्दी करिए, फटाफट, एकदम फटाफट। काय बतिया रहे हो जी सब? इतना मेहनत लगता है बनाने में, हैं? जब तक बना नहीं सकते तब तक फिर क्लियर कैसे होगा? चलिए देखिए, ये हो गया आपका अंडाशय। हमने एक ही साइड बनाया है, ठीक। ऐसा ही क्या होगा? दूसरे साइड भी होगा, ठीक। अब ये अंडाशय के बाहर देखो दो आवरण बनाए, एक मैंने डॉट 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 कर दिया और एक दूसरा आवरण ये, ठीक है। तो अंडाशय के ऊपर क्या मिल रहा है? एक आवरण जिसका नाम है कहीं ना कहीं क्या? मीजोवेरियम। ये मीजोवेरियम एक लिंक से कनेक्टेड है, किससे? गर्भाशय से, ठीक है। इसको, इस संरचना को नाम दिया जाता है अंडाशयी स्नायु, लिगामेंट्स बोल देते हैं कि एक लिगामेंट है, ठीक है। या तो हिंदी में कहना हो तो क्या कह देंगे? अंडाशयी स्नायु, ठीक है। अब देखो इधर एक जोड़ी अंडाशय हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ ना हम एक जोड़ी सहायक नलिका देख लेते हैं, यहीं पे पिक्चर बना हुआ है, बस देखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम वापस स्टार्ट करेंगे क्या एक जोड़ी अंडाशय के अंदर की कहानी क्या होती है। अब हमने क्या देखा है कि एक जोड़ी अंडाशय के बाद क्या पढ़ना है हमको? सहायक
नलिका पढ़नी है। अब सहायक नलिका कौन कौन सी है बस उसका नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला ये कौन है हमारा, फैलोपियन नलिका, ठीक है। तो इस फैलोपियन नलिका की अगर मैं बात करूं, सहायक नलिका हमारे पास, चलो एक एक करके देखते हैं। ये हो गई हमारे पास फैलोपियन नलिका, एक बार में खत्म करते हैं। चलो यहां से लेकर के पूरा ये वाला हिस्सा जैसे उंगली के जैसा, ये पूरा का पूरा कौन है बाबू, फैलोपियन नलिका। पहला फैलोपियन नलिका। इस फैलोपियन नलिका के 3 भाग हैं। एक ये वाला जो कीप के जैसा ऐसे पकड़ के रखा है अंडाशय को, दूसरा ये सबसे लंबा वाला भाग, ठीक है, और तीसरा ये वाला भाग जो किसके साथ जुड़ा है, गर्भाशय के साथ, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। 1 नंबर वाले की अगर मैं बात करूं, इसको कहते हैं इस्थमस। इस्थमस। दूसरे नंबर पे ये वाला हिस्सा है तुम्बिका। और तीसरे वाले को कहते हैं कीपाकार जो है आपका, इसको कहते हैं इनफंडिब्यूलम या फंडी युक्त। फंडी युक्त, इनफंडिब्यूलम। ये बस केवल नाम याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। आगे क्या ये काम करेंगे वो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो सहायक नलिका है हमारे पास कौन है बच्चा, फैलोपियन नलिका। इस फैलोपियन नलिका के कुछ भाग हैं। सबसे पहला भाग जो अंडाशय को पकड़ के रखा है, अंगुली रूपी संरचना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये कैसा होता है, फंडी युक्त होता है। इसका नाम क्या है, इनफंडिब्यूलम। दूसरा, इसमें जो सबसे लंबी नलिका जो है, इस मतलब कि फैलोपियन नलिका का वो हिस्सा जो सबसे लंबा है, उसको क्या नाम दिया जाता है, तुम्बिका। इंग्लिश में कहते हैं इसको एम्पुला। एम्पुला। इसको इनफंडिब्यूलम को इनफंडिब्यूलम ही कहते हैं इंग्लिश में, और इस्थमस को इस्थमस ही कहते हैं, ठीक है। ये तीनों नाम याद हो गए, ठीक। अब आपको इतना तो पता है ना कि निषेचन कहां पे होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। अब सवाल यहां से ये बन जाएगा कि श्रीमान ऐसा है कि 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तीनों भाग में से कहां पर होता है निषेचन, दूसरे भाग में नहीं। अभी तक हमने इतना ही जाना था कि आपका फैलोपियन नलिका में होता है। किसी किसी बुक में आपको दिया होगा ना कि कहां पर निषेचन होता है, तुम्बिका में होता है, एम्पुला में होता है। लेकिन आप याद रखना कि तुम्बिका और इस्थमस, इन दोनों का जो संधि स्थल है, संधि स्थल माने जहां पर ये दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये संधि स्थल हमने बता दिया। तो सीधा सीधा क्या कहते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन है, वो आपके तुम्बिका और इस्थमस के संधि स्थल पर होता है। इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन पॉइंट ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। इस वाले हिस्से पे जहां से कहीं ना कहीं ये एम्पुला खत्म हो रहा है और इस्थमस शुरू हो रहा है, इसी हिस्से पर क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। पहला काम समझ में आ गया, इस फैलोपियन नलिका का क्या काम करना होता है, निषेचन कराना होता है। दूसरा काम क्या होता है कि इस अंडाशय में बनते हैं अंडाणु, ठीक है। इस अंडाणु को निकाला जाता है बाहर। तो बाहर निकलेगा तो चारों तरफ से देखो इसको घेर के रखा गया है कि जैसे ही निकलेगा उसको पकड़ लेना है, पकड़ के कहां भेज देना है, फैलोपियन नलिका में। तो इस इनफंडिब्यूलम का काम क्या हो गया कि भाई अंडाणु जो निकलेंगे उनको ग्रहण करने का काम किसका है, इनफंडिब्यूलम का है। उसके बाद ये अगली हिस्सा क्या कर रही है, तो इसके अंदर मिलते हैं झालर, इनको कहते हैं इंग्लिश में फिम्ब्री। रोमयुक्त संरचना याद है, सीलिया। तो बाल के जैसी संरचना होती है अंदर, और ये बाल जो है हिलते रहती है अंदर से, जिसकी वजह से क्या फायदा हो जाता है कि इधर कहीं से भी अंडाणु यदि निकलेंगे ना तो ये बाल हिलते रहते हैं। अब बाल के हिलने की वजह से, इन रोम के हिलने की वजह से, मान लिया जाए कि ये अंडाणु यहां से बाहर निकला, ठीक है, और ये रोम युक्त संरचना अंदर क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं। तो धीरे 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 इस बाल से, इस रोम से टकराते 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 ये अंडाणु कहां पहुंच जाएगा, तुम्बिका और इस्थमस के संधि स्थल पर पहुंच जाएगा और इंतजार करना शुरू कर देगा किसका, शुक्राणु का। तो फैलोपियन नलिका का काम खत्म हो गया यहीं पे। पहला क्या काम समझा हमने कि यहां पर निषेचन होता है, तो निषेचन कराने के लिए सबसे आम रूल इसी का है।
दूसरा, इसके अंदर मिलती है रोम युक्त संरचना, वो रोम युक्त संरचना क्या करती है, अंडाणु को आगे की ओर बढ़ाने का काम करती है। तीसरा कि इस वाले मुख्य हिस्से की मैं बात करूं इनफंडिब्यूलम, तो ये क्या करता है कि अंडाशय से निकले हुए अंडाणुओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। पहला हमारा सहायक नलिका हुआ खत्म। ठीक है। दूसरी यदि मैं सहायक नलिका की बात करूं तो ये वाला हिस्सा जिसको नाम दिया जाता है गर्भाशय, यहां तक के हिस्से को जिसमें बच्चा पलता है। अब कहोगे सर ये नलिका है, हाँ है नलिका, इसलिए कि शुक्राणु इसी रास्ते से आएंगे ना, तो जो रास्ता खाली हो जहां से आया जाया जा सकता हो उस रास्ते को हम नलिका कह सकते हैं आसानी से। तो ये दूसरा जो है आपका नलिका वो कौन है, गर्भाशय। अगर गर्भाशय कहोगे तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यूट्रस। और इसी का एक और लोकल नाम है बच्चादानी, है ना। इसी का एक दूसरा नाम है, दूसरे नंबर पर ये आपकी नलिका है, और इसका एक दूसरा नाम है क्या, बच्चादानी या बच्चेदानी, जो आप समझ ले, जो आप लोकल भाषा में कहते हो समझते हो। अगर बच्चादानी कहोगे तो उसको कहते हैं इंग्लिश में वॉम्ब। ठीक है, बात एक ही है, केवल नाम अलग अलग है। तो दूसरी सहायक नलिका क्या हो गई आपकी, गर्भाशय। इसका काम क्या होता है, तो शुक्राणु इसी रास्ते से होते हुए जा रहे हैं तो उनको रास्ता देने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। और दूसरा कि यदि निषेचन हो गया तो उस युग्मनज को ला करके यहीं पर बैठाया जाता है, यहीं पर ला करके इसकी भित्तियों से चिपकाया जाता है। बच्चा वहीं पर 9 महीना पल रहा होता है। इसके दो काम समझ में आ गए कि बच्चे को धारण करने का काम भी किसका होता है, इसी गर्भाशय का होता है। और बच्चा बनने से पहले जो निषेचन पूर्व घटना के दौरान एक प्रक्रिया हुई थी स्थानांतरण, उस स्थानांतरण के दौरान शुक्राणु को जाने का रास्ता भी तो दिया था ना। चलो दूसरे का भी काम खत्म हो गया। तो दूसरे नंबर पे कौन आ गया हमारा, गर्भाशय आ गया। तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा कहलाता है बच्चा ग्रीवा। ठीक है, ग्रीवा जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्विक्स। तीसरे नंबर पे इसको याद रख लीजिएगा, ये भी क्या काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं शुक्राणु को जाने का रास्ता दे रहा है। तो ये, और उसके बाद एक और आ जाता है, इसके बाद चौथे नंबर पे क्या, योनि, वेजाइना। ये सारी की सारी क्या कर रही है, शुक्राणुओं को जाने का रास्ता दे रही हैं। और उसके बाद जब बच्चे का विकास हो जाएगा 9 महीने के बाद, तो फिर बच्चे को नीचे निकालना भी तो है ना, तो उसको निकालने में भी सहायता करेंगे। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं जनन करने में सहायता कर रही है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है क्या, सहायक नलिका। सहायक नलिका का काम हो गया खत्म। ठीक है, खत्म होने वाला था इसलिए आपको यहीं पे बता दिया। सहायक नलिका याद रहेगी कौन कौन सी है, फैलोपियन नलिका जिसके 3 भाग हैं, इनफंडिब्यूलम, एम्पुला, उसके बाद स्थमस। निषेचन कहां पर होता है, एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पॉइंट पे या संधि स्थल पर होता है निषेचन। इसके सबसे नीचे की संरचना जो किसके साथ, किसको पकड़ के रखी हुई है, अंडाशय को चारों तरफ से पकड़ के रखी हुई है। कैसी है, फंडी युक्त है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, इनफंडिब्यूलम। बीच वाला सबसे लंबा भाग है उसको क्या कहते हैं, एम्पुला या तो तुम्बिका। और सबसे बाहर वाला जो किससे जाकर के जुड़ा है, गर्भाशय से जुड़ा, उसको क्या कह देते हैं, स्थमस कह देते हैं। फैलोपियन नलिका का काम खत्म। हाँ, इसमें एक और संरचना है रोम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिम्बरी, हिंदी में कहते हैं झालर। ये क्या करते हैं, गति करते हैं और अपने संपर्क में आने वाली जो कोशिका होती है उसको भी गति करा देते हैं। ठीक है, तो गति कराते हुए इस अंडाणु को कहां पहुंचा देगा, इसके संधि स्थल पे पहुंचा देगा। उसके बाद दूसरी जो सहायक नलिका हमारी बनी वो कौन है, गर्भाशय। इसी रास्ते से शुक्राणु आगे की ओर जाता है निषेचन करने के लिए, और निषेचन होने के पश्चात यहाँ पे क्या बनेगा, युग्मनज। इस युग्मनज को धीरे धीरे ला करके इसी गर्भाशय में जोड़ दिया जाता है, गर्भाशय की भित्तियों के साथ। तो बच्चा धारण करने का भी काम कर रहा है ये दूसरी नलिका। इसकी तीसरी जो भाग है वो कौन है, ग्रीवा। इसने रास्ता दिया था शुक्राणु को जाने का, और रास्ता दोबारा देगी बच्चे को बाहर आने का। तीसरा भाग, चौथा भाग कौन सा है, योनि। इसने भी रास्ता दिया था क्या, शुक्राणु को जाने का, अंत में क्या करेगी, बच्चे को बाहर आने का रास्ता देगी। ठीक है, तो ये चारों के चारों आपकी नलिका, जिनको हम कहते हैं सहायक नलिका। उसके बाद अभी अंडाशय पढ़ना है हमको। ठीक है, खत्म करो। हाँ, मिटा दे। आप लोग सही किए होंगे। चलो सहायक नलिका के बारे में जानकारी मिल गई ना। सहायक ग्रंथियों देख लेते हैं एक बार। अरे बस कल नाम बताना है भाई आपको। देखो सहायक ग्रंथि कौन सी पढ़ने वाले, अब बस जुबान से ही खत्म कर देते हैं। एक पढ़ेंगे हम लोग स्तन ग्रंथि,
और दूसरा पढ़ेंगे बार्थोलिन ग्रंथि। अब स्तन ग्रंथि देखो सहायता करती है, ये जनन अंग से संबंधित नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था अभी कि जनन अंग जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, श्रोणी के भाग में पाए जाते हैं। तो ये आपका बार्थोलिन तो जनन से संबंधित है, लेकिन ये स्तन ग्रंथि जनन से संबंधित नहीं है। इसका काम है जनन के पश्चात, यानी कि जनन होने के बाद बच्चे को स्तनपान कराने के लिए, दुग्ध पिलाने के लिए ग्रंथि है जो दुग्ध का निर्माण करती है, जिसको कहते हैं कि स्तन ग्रंथि। तो दो तरीके की पढ़ने वाले हैं ग्रंथि, स्तन ग्रंथि पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे बार्थोलीन ग्रंथि। ठीक है, अब चलते हैं जरा खत्म करने के लिए किसको, अंडाशय। अरे असल कहानी तो अंडाशय में ही है, तो लगे हाथ आपको बस कुछ बताना था तो वहां बता दिया। ठीक है, उसके बाद आएगा बाह्य जननेंद्रिय भाग पढ़ेंगे, पहले अंडाशय में आ जाओ, वाट लगने वाला है यहाँ पे। शुरू करें, जगह कम पड़ जाएगा, इधर लिखते हैं कहीं। ध्यान रखिएगा, ध्यान किस बात का रखना है, पूरे टॉपिक का क्या होने वाला है। ठीक है, अब अंडाशय के अंदर कुछ कहानियां हैं, और ये कहानियां कब की हैं, 10 से 12 की। सेम कहानी हुई है एक मादा के अंदर भी, कि 10 से 12 की उम्र में जैसे ही आएगी एक मादा, उसके मस्तिष्क में उपस्थित उसका हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। किसके लिए, GnRH के लिए। ठीक है, अब जैसे ही GnRH आएगा वो किसके पास जाएगा, पीयूष ग्रंथि के पास। पूछा जाए कहां जाएगा, तो अग्र भाग में जाएगा। बदले में क्या लेकर आएगा, LH और FSH। नर में पहले कौन काम किया था, ठीक है, बाद में कौन काम किया था, मादा में थोड़ा सा उल्टा, पहले काम करेगा FSH, बाद में काम करेगा LH। हिंट आपको पहले ही मैंने दे दिया। अब आगे देखो, ये एक हो गया अंडाशय। ठीक है, अब बाबू इतना बड़ा बनाया, मतलब कि कहानी बहुत बड़ी है अंदर। ठीक है, वृषण छोटा सा बनाया था क्योंकि कहानी उसकी छोटी थी, बड़ा बनाया इट मींस की कहानी इसकी थोड़ी सी बड़ी है। बातें बंद, मुंह बंद करो एकदम। इसके अरे बहुत आसान है, समझोगे तब ना। डराते इसलिए ताकि आपका कंसंट्रेशन कहीं ना जाए। ठीक है, अगर आपके बस का नहीं होता ना, हम पढ़ा भी नहीं रहे होते आपको। आपके बस का है तभी तो आप पढ़ रहे हो, बशर्ते कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे ना, 1 इंच इसमें का नहीं छूटेगा। कंसंट्रेशन गया, पूरा बड़का गायब हो जाएगा। चलो, अब इसके बाहर ये हो गया बच्चा हमारा अंडाशय। इसके बाहर एक अस्तर मिल रही होगी ना, पता है, जो दोहरे आवरण से बनी होगी, मीजोवेरियम। और वो मीजोवेरियम इसको क्या कर रहा होगा, गर्भाशय के साथ एक लिगामेंट के साथ, एक तंतु के साथ जिसका नाम है अंडाशयी स्नायु, उसको जोड़ के रखता है। ठीक है, चलो अब आ गई कौन, अंडाशय हमारी। अब इस अंडाशय की बात करें तो अंडाशय के कुछ अस्तर हैं, कुछ क्या, चलो एक अस्तर की बात करते हैं हम, एक अस्तर का ही, और इस अस्तर का नाम है जनन उपकला। कहानी बिल्कुल सेम सी लगेगी, खाली समझने का फेर होता है। ठीक है, इस अस्तर का नाम है जनन उपकला। याद है, ऐसा कुछ पहले भी आपने सुना हुआ है नर में, जनन उपकला था। ठीक है, जनन उपकला की एक एक कोशिका को क्या नाम दिया था, तो नर में ना, इसमें क्या कहेंगे, मादा जर्म कोशिका। आसान तो है। ठीक है, जनन उपकला की प्रत्येक कोशिका क्या कहला रही है, जर्म कोशिका। मादा पढ़ रहे थे, क्या लगा दिया हमने, मादा जर्म कोशिका। नर में क्या बोल दिए थे, नर जर्म कोशिका। ठीक है, अभी पूरा जो बड़का वाला भाग दिख रहा नहीं, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। एस्ट्रोमा, इंग्लिश में भी कहते हैं इसको एस्ट्रोमा। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रोमा जो है ना, बीच में देखो थोड़ा सा गाढ़ा है। ठीक है, और किनारे किनारे पे थोड़ा सा हल्का है या पतला है, जो आप समझो।
ठीक है। अब ये जो बीच में गाढ़ा है इसका नाम अलग है, किनारे किनारे पे जो पतला है इसका नाम अलग है, ठीक है। तो मध्यांश सॉरी आपका ये स्टोमा जो है ये दो हाँ एक तरह से लिक्विड है, एक पदार्थ है, तरल पदार्थ है जिसको आपने नाम दिया क्या है, स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा एक जगह पे कैसा है, गाढ़ा है, और एक जगह पे कैसा है, पतला है या तो हल्का है, ठीक है। तो जहां पे गाढ़ा है वो गाढ़ा कहां पर है, बीच में है, और जहां पतला है वो कहां पर है, किनारे पर, ठीक है। तो स्ट्रोमा का वो भाग जो बीच का है, गाढ़ा है, उसको कहते हैं बच्चा मध्यांश, ठीक है। और इसका वो हिस्सा जो कैसा है, किनारे पर है और पतला है, उसको कहते हैं वल्कुट। क्लियर, ठीक है। तो ये जो अंडाशय के अंदर खोखला सा भाग दिख रहा है, इसमें कुछ तरल मिल रहा है, उस तरल को पूरे को हमने मिला के क्या बोला, स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा बीच में थोड़ा सा गाढ़ा है, इस वाले हिस्से को नाम दे दिया क्या, मध्यांश, और किनारे किनारे पे थोड़ा सा पतला है, इस पतले वाले हिस्से को क्या नाम दे दिया आपने, वल्कुट। डन यहां तक की कहानी। अब ये एक एक कोशिका कौन है बच्चा, मादा जर्म कोशिका। याद रखना ये मादा जर्म कोशिका प्रवेश करने लगी, किसमें प्रवेश कर रही है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा के किस भाग में, वल्कुट में, ठीक है। एकदम बेसिक कहानी याद रखिएगा कि मादा जर्म कोशिका, वे कोशिकाएं जो जनन उपकला की थी, उनको हमने नाम दिया मादा जर्म कोशिका। ये मादा जर्म कोशिका कब है, सब कहानी कब का है, 10 से 12 के वर्ष के उम्र का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि मादा जर्म कोशिका प्रवेश कर गई स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा के कौन से भाग में, वल्कुट के भाग में प्रवेश कर गई, और प्रवेश करने के बाद अपना संख्या बढ़ाने लगती है, ठीक है। अब अंदर संख्या बढ़ाना है। अभी तक सारी कहानी पता है कैसी, द्विगुणित वाली है, अभी अगुणित द्विगुणित की तो बातें नहीं कर रहे, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, अपनी संख्या बढ़ा रही है। तो संख्या बढ़ा रही है इसका मतलब क्या कर रही होगी, विभाजन कर रही होगी, विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, ठीक है। अर्धसूत्री होगा, समसूत्री होगा, वो विभाजन में देखेंगे। सीधा सीधा ये जो जर्म कोशिकाएं थी, मादा जर्म कोशिका, वो स्टोमा के वल्कुट में प्रवेश की, और प्रवेश करने के बाद अपनी संख्या बढ़ा रही है, एक एक झुंड बना रही है, ठीक है। अब ऐसे ही तो मान लो बहुत बड़ा हमने बनाया ना, जब आप देखोगे ना कैसा होता है, ये बादाम के जैसा होता है, साइज में बता दिया बादाम के आकार का होता है। जब इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो ये कोशिकाओं का झुंड चारों तरफ से लटका रहता है, ऐसे रेसा रेसा के जैसा, रेसा ही आपको दिखाई देगा। जब बहुत बढ़िया से देखो तो पता चलेगा कि कोशिका का झुंड है, ठीक है। इसे रज्जू की तरह, धागे की तरह इसे लटका होता है इस तरीके से। तो इस रज्जू को नाम दिया जाता है, जो कोशिका का रज्जू है, कोशिका जो है धागे रूपी संरचना के रूप में दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं अंडवाही रज्जू, अंडवाही रज्जू, ठीक है। अब देखो ये अंडवाही रज्जू किसका है, इस जर्म कोशिकाओं का क्या है, पूरा समूह है, जो कि इस जनन उपकला के साथ लगता है कि धागे रूपी संरचना बना के रखी हुई है ना। इस संरचना को नाम दिया क्या आपने, अंडवाही रज्जु। इस अंडवाही रज्जु में अब कोशिकाएं क्या है, भर चुकी हैं, काफी ज्यादा कोशिकाएं हो चुकी हैं। तो इन कोशिकाओं की बात करें तो देखो अगले स्थिति में कैसा दिखाई देंगी ये, कि इनमें से एक कोशिका केवल पोषण को प्राप्त करेगा और बीच में बड़ा हो जाएगा, और इसके बाहर बाहर ये वाली कोशिकाएं अपना एक स्तर बना देंगी, ऐसे मतलब होता है ना प्रोटेक्शन देना। अब एक कोशिका इसमें से बड़ी हो गई है, क्यों बड़ी हुई होगी पता चल रहा होगा, क्योंकि वो आगे जाके क्या बनाएगी, अंडाणु बनाएगी, ठीक है। हम इसको अंड कोशिका कह सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। कि ये कोशिका बड़ी हो गई जो आगे चल के क्या बनाएगी, अंडाणु बनाएगी, इसलिए इसको क्या हमने बोल दिया, अंड कोशिका। इसके बाहर यही थी कौन, जर्म कोशिका। तो जर्म कोशिका ने इसको क्या कर लिया, चारों तरफ से एक आवरण बना करके घेर लिया, ताकि इसको क्या मिले, सुरक्षा मिले। तो यदि आवरण एक होगा ना तो याद रखना कि अब इन एक एक कोशिका को नाम देते हैं बच्चा हम लोग पुटक कोशिका। पुटक कोशिका। अब पुटक कोशिका का कितना आवरण दिख रहा है, एक। तो जब एक दिखेगा तो कहेंगे इसको प्राथमिक पुटिका, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर चलो मैं दो आवरण कर देता हूं, तो क्या बोलेंगे अब इसको, द्वितीयक पुटिका। अगर केवल इनकी बात करनी हो, एक एक की बात करनी हो, तो मैं क्या कहूंगा, पुटक कोशिका। ये पुटक कोशिका
एक बड़ी सी कोशिका जिसको नाम है क्या, अंड कोशिका, उसको सुरक्षा दे रही है अगर एक आवरण से, ऐसी स्थिति मिले तो क्या कहेंगे, प्राथमिक पुट्टिका। यानी कि पुटक कोशिका और अंड कोशिका दोनों को मिला के कहना होगा तो क्या कहेंगे, पुट्टिका कोशिका। ठीक है, उस पुट्टिका में देखेंगे कि एक आवरण है यदि पुटक कोशिका का और उसके बीच में एक बड़ी सी कोशिका मिल रही जो कौन है, अंड कोशिका, तब क्या कहेंगे इसको, प्राथमिक पुट्टिका। जब दो आवरण हो जाएगा तो क्या कहेंगे, द्वितीयक पुट्टिका। फिर क्या एक और आवरण चढ़ा दे, चलो एक और आवरण चढ़ा दिया, तब क्या कहेंगे अब इसको, तृतीयक पुट्टिका। ठीक है, यानी कि ये पुटक कोशिकाएं क्या करती हैं, तो अंड कोशिका को सुरक्षा देती है। यदि इनका एक आवरण हुआ तो क्या कहेंगे, प्राथमिक पुट्टिका, दो आवरण हुआ तो द्वितीयक, तीन हुआ तो तृतीयक। ठीक है, ऐसे ही करते 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 ये विकास कर रहे हैं। सुनो, अरे ठहरो 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 ठहरो, अभी मत लगाओ लॉजिक अपना, सुनते जाओ। ठीक है, अब इनको कराने के लिए पता है इनका नाम क्या है, अभी अभी क्या नाम दिया हमने इनको, पुट्टिका, प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका, तृतीयक पुट्टिका। इससे पहले ये क्या थे, जर्म कोशिका। अच्छा तनिक एक बार याद करो तो महिला के साथ क्या हुआ है 10 से 12 में, जीएनआरएच निकला, पीयूष के पास गया, क्या लेकर आया, एलएच और एफएसएच। एलएच का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच का पूरा नाम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में कहते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। समझे, कहीं पे पुट्टिका पुट्टिका आ रहा है क्या। ठीक है, तो अब यहां पर काम करेगा सबसे पहला हार्मोन, कौन सा, एफएसएच। बोला था ना कि महिला में कौन काम करेगा सबसे पहले, एफएसएच। इन पुट्टिका कोशिकाओं को, अभी हमने क्या बोला कि ये कैसी हो चुकी है, तृतीयक स्थिति में जा चुकी है, तृतीयक, मुंह बंद करके सुनते रहो, तृतीयक पुट्टिका। अब इस तृतीयक पुट्टिका को आया एक हार्मोन, कौन, एफएसएच। बोला भाई तू चल, एफएसएच, सॉरी, एफएसएच हार्मोन आया और इसको लगातार क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे इसको क्या कर रहा है, मैच्योर होने के लिए, चलो भाई क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, यानी कि क्या होगा, परिपक्व होगा और अपने ऊपर आवरण चढ़ाता जाएगा, चढ़ाता जाएगा। फाइनली देखो कैसा हो गया ये, बहुत सारा आवरण चढ़ा दिया। ये प्रेरित हुआ है किसके वजह से, एफएसएच के वजह से प्रेरित हुआ है। इसका नाम है क्या, पुट्टिका कोशिका, और इसको प्रेरित करने वाला कौन है, पुट्टिका वाला हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो पुट्टिका कोशिका को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। ठीक है, प्रेरित करता गया करता गया करता गया, ये मैंने बोला कि तृतीयक वाली थी और ये क्या हो गई है, पूरी की पूरी परिपक्व हो गई है। तो याद रखना कि परिपक्व पुट्टिका कोशिकाएं जो होती है, इनका जो समूह होता है ना, ये कहलाता है ग्राफियन पुट्टिका, ग्राफियन पुट्टिका। तो ये बताओ कि ग्राफियन पुट्टिका बनाने के लिए जिम्मेदारी किसकी, एफएसएच की, ग्राफियन पुट्टिका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ग्राफियन पुट्टिका बनवा दिया गया, किसके द्वारा बनवा दिया गया, एफएसएच के द्वारा। हिंदी में इसका नाम ही होता है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। ये जाएगा पुट्टिका कोशिका को प्रेरित करेगा, ये पुट्टिका कोशिका अपने आप को क्या कर लेगी, परिपक्व कर लेगी। और जब ये पुट्टिका कोशिका परिपक्व हो जाएगी तो इस पूरी संरचना को नाम दिया जाएगा क्या, ग्राफियन पुट्टिका। बात समझे, ठीक है, डन यहां तक की कहानी, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। हाँ, उसी समय एफएसएच उसी समय काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ये जर्म कोशिका है, अब ये क्या हो गई, आगे जाकर के इसको आवरण देने लगी, प्रोटेक्शन देने लगी, उसी समय क्या हो जाएगा, एफएसएच काम करना चालू कर देगा, धीरे धीरे इसको परिपक्व कराता जाएगा कराता जाएगा। जब ये पूरी परिपक्व करा देगा इसको एफएसएच के द्वारा, तब इस संरचना को नाम दिया जाएगा क्या, ग्राफियन पुट्टिका। ठीक है, चलो देखो, पहले ही हमने लिख दिया था पुटक कोशिका, तो पुटक कोशिका को कौन प्रेरित करेगा, एफएसएच, और एफएसएच प्रेरित करते 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 फाइनली इनसे क्या बनवा देगा, ग्राफियन पुट्टिका। एफएसएच का काम हो गया ना। ठीक है, उसी समय अचानक एलएच का लेवल हो जाता है हाई। ठीक है, अब एलएच और एफएसएच को कंट्रोल करने वाला कौन है, आएगा बात, देखेंगे कि वो एलएच और एफएसएच को कंट्रोल करने वाला कौन है, हमारा हाइपोथैलेमस। क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस जब जितना हद तक क्या देता रहेगा, जीएनआरएच, उतना हद तक क्या मिलता रहेगा, एलएच और एफएसएच। और एलएच और एफएसएच हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं, हम लोग के अंदर भी, नर के अंदर भी और एक मादा के अंदर भी। यहाँ पे कहानी बढ़ने और घटने पर ही है। जब आपका एफएसएच का स्तर बढ़ा तो क्या हो गया, पुटक कोशिका ने क्या बना दिया, ग्राफियन पुट्टिका। ठीक है, बन गया ग्राफियन पुट्टिका। और उसी समय एलएच भी निकलना चालू हो जाएगा। और जैसे ही एलएच का स्तर बढ़ेगा ना, एलएच की मात्रा एक मादा के अंदर बढ़ेगी,
वो जा करके सीधा प्रेरित करेगी, पता है किसको? ग्राफियन पुट्टिका को। ग्राफियन पुट्टिका को कौन प्रेरित कर रहा है? LH जाएगा, इसको प्रेरित करेगा, यो बेचारा प्रेरित हो जाएगा, प्रेरित होकर अपना आवरण तोड़ देगा। समझे? अभी तक प्रोटेक्शन दिया था इसको, क्योंकि उसके अंदर कौन बनने वाला था? अंड कोशिका बनने वाला था, अंडाणु बनने वाला था। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसको प्रोटेक्शन दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पुटक कोशिका के द्वारा दिया गया था। इस बीच में मदद कौन कर रहा था इसका? FSH मदद कर रहा था, लगातार इसको प्रेरित कर रहा था कि भाई तू अपना काम कर, आवरण बढ़ाता जा, काम कर। ठीक है, जब काम हो गया, परिपक्व हो गया, तो क्या बोल दिया हमने? ग्राफियन पुट्टिका। जब तैयारी हो गई तो इस अब आवरण को तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ से अंडाणु बाहर निकलेगा। बना बनाया अंडाणु को क्या करना है? बस बाहर निकालना है हमको। उसके लिए LH का लेवल हो गया हाई, LH का स्तर बढ़ गया। जैसे ही LH का स्तर बढ़ा, वो LH आया दौड़ते दौड़ते किसके पास? ग्राफियन पुट्टिका के पास। ग्राफियन पुट्टिका को समझाया बुझाया, ग्राफियन पुट्टिका ने क्या करा? अपने स्तर को तोड़ दिया। अब अंडाणु का हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब अंडाणु निकल गया बाहर, क्या बच जाएगा? खोखला ग्राफियन पुट्टिका कह सकते हैं क्या? ये टूटा हुआ है। ये देखो सारी कहानी इसकी खत्म है। अंदर जो अंडाणु लेके रखा हुआ था, ये अंडाणु क्या कर दिया? इसने छोड़ दिया। छोड़ा तो किसने पकड़ा होगा? इनफंडिब्यूलम ने पकड़ा होगा, क्योंकि यहीं से इसको निकाला गया है। तो उसको बाहर कौन है? इनफंडिब्यूलम ऐसे पकड़ के रखा है। उसको पकड़ लेगा, कहां भेज देगा? फैलोपियन नलिका में। आगे क्या होगा वो बात की चीज है, अभी पहले यहाँ की कहानी हम लोग खत्म करें। ये LH की वजह से ग्राफियन पुट्टिका टूटी, और टूटते ही यहां से अंडाणु क्या हो गए? बाहर निकल गए। ठीक है, अब इसका क्या होगा? ये तो टूट गया। ठीक है, इसको कह सकते हैं फटा हुआ ग्राफियन पुट्टिका या टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका। और आपको हमेशा बताया कि बायोलॉजी के टर्म में तनिको बदलाव आएगा तो नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नाम दिया जाता है बच्चा। कहने को तो कह दिया कि ये कौन है? टूटा हुआ ग्राफियन पुट्टिका, लेकिन वो हमारे हिसाब से है ना। अभी इसका नेम देखते हैं। देखिए, इसका नाम है बच्चा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम याद रह जाएगा ना। और कॉर्पस ल्यूटियम याद रखना, ये सवाल बनता है यहां से कि ये किस कलर का होता है? तो ये होता है पीले रंग का, हल्के पीले रंग का दिखता है। कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। कहानी खत्म, थोड़ी सी बची है। हाँ, वो ग्राफियन पुट्टिका बहुत सारा बनेगा। जो ग्राफियन पुट्टिका है, हाँ, बहुत सारा बनेगा। एक ही बनेगा। उससे तो एक ही है। हाँ, अंडाणु एक ही बनते हैं। क्या सही है? अंडाणु एक ही बनते हैं। शुक्राणु बहुत बनते हैं, अंडाणु एक ही बनते हैं। और ये भी जान लो कि अंडाणु एक ही बनते हैं, एक बार में एक ही अंडाशय में बनते हैं। अगर इस बार सपोज अगर राइट वाले अंडाशय ने काम किया है, राइट वाले अंडाशय ने कुछ ऐसा काम किया और अंत में क्या कर दिया? अंडाणु को यहां से तोड़ करके बाहर निकाल दिया, तो राइट वाले फैलोपियन नलिका में ही केवल एक अंडाणु मिलेगा, बायां वाला खाली होगा। अगर बायां वाला अगले महीने में काम करेगा तो दायां वाला खाली होगा। और कब कोइंसिडेंस हो गया कि दोनों काम कर गया तो जुड़वा बच्चा हो जाएगा। समझे? कब अगर दोनों काम कर गया, इधर भी अंडाणु मिल रहा है, लेफ्ट वाले में ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेफ्ट वाला भी अगर अंडाशय काम कर गया, इस वाले फैलोपियन नलिका में भी अंडाणु मिल रहा है, राइट वाला भी काम कर गया, इस वाले में भी मिल रहा है, शुक्राणु आएगा तो दोनों तरफ जाएगा, दोनों तरफ निषेचन होगा और दूध को बच्चे का निर्माण होगा। पढ़ेंगे वो सब अभी दूर रखिए। बस इतना यार, मुंह बंद, कंफ्यूजन अपना खुद मत बनाइए। इतना दिमाग में बैठा लो कि एक ही अंडाणु बनता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? अब इस प्रक्रिया को ना, यहां से अंडाणु बाहर निकला, कहां गया? फैलोपियन नलिका में। इसको नाम दिया जाता है अंडोत्सर्ग। ठीक है, या हिंदी में अगर इसको तोड़ के कहना चाहो तो अंड का उत्सर्जन होता है। अंड यहां से बाहर निकलते हैं, अंड कोशिका बाहर निकलती है, दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, ये कहानी पूरी समझ में आ गई कि अंडाणु कैसे बने, क्या हुआ था? बाहर मिल रहा था मेसोवेरियम, अंदर मिल रही थी जनन उपकला। जनन उपकला की एक कोशिका को नाम दिया क्या? मादा जर्म कोशिका। अंदर वाला जो खोखला सा भाग था उसका नाम था एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा का बीच वाला भाग कैसा था? गाढ़ा, जिसको क्या बोला? मध्यांश। किनारे वाले भाग को क्या बोला? वलकुट। ये जर्म कोशिका वलकुट में प्रवेश करने लगी। ठीक है, और इनको नाम दे दिया हमने क्या? पुटक कोशिका। अभी
कोशिका आपस में ही क्या कर रही है, तो विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा रही है, और इसमें से एक कोशिका क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी बीच में, वही कोशिका आगे जाकर के क्या बनाएगी, अंडाणु बनाएगी। अब ये पुटक कोशिका को मदद कौन कर रहा है, एफएसएच इनको प्रेरित कर रहा है। ये लगातार आवरण चढ़ाते जा रहे, चढ़ाते जा रहे, चढ़ाते जा रहे, फाइनली जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो नाम देते हैं क्या, ग्राफियन पुटिका। तो ग्राफियन पुटिका जो है किसकी वजह से बन रही है, या कौन मदद कर रहा है, एफएसएच मदद कर रहा है। इसके अंदर क्या बना पड़ा है, अंडाणु बना पड़ा है, ठीक है। तब तक आ गया कौन, एलएच। एलएच का स्तर जैसे ही बढ़ा, ठीक है, तो क्या हो गया, ये ग्राफियन पुटिका टूट गई। टूट गई तो अपने अंदर बैठे हुए अंडाणु को क्या कर दी, बाहर कर दी। इस प्रक्रिया को नाम दे दिया कि अंडोत्सर्ग। वो चला गया निकल करके फैलोपियन नलिका में। अब क्या, तो हमारे पास बचा है टूटा हुआ ग्राफियन पुटिका, जिसको हमने नाम दिया क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कहानी हो गई ना। अब इसका क्या होगा, ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा इसका, ये हो जाके एक और संरचना बनाता है जिसको कहते हैं श्वेत एल्बिकेंस। श्वेत एल्बिकेंस, याद रहे, रख लेना, इतना ज्यादा आप इसको छोड़ देना। ये आगे जाकर के सफेद रंग की संरचना में बदल जाती है, फिर उसका अंदर ही अंदर अंत मतलब पाचन हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वेत एल्बिकेंस कहते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा कहानी इसमें और है, सुनो। अरे अरे सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट का, 1 मिनट का, खाली 1 मिनट का, ठीक है। अब देखो यहां तक किसने काम किया था, एफएसएच ने, ठीक है। और केवल यही काम नहीं था कि ग्राफियन पुटिका बनवाना है, ग्राफियन पुटिका से कोई इसका पर्सनल काम है, किसका, एफएसएच का। ये तो काम था ही कि क्या करना है, पुटक कोशिका का संरचना बनाना है, उसके अंदर अंडाणु बनवाना है, प्रेरित करना, ये सब तो था ही। उसके अलावा एक पर्सनल काम था, और पर्सनल काम क्या था, यहां लिखते हैं, ठीक है। तो मीजोवेरियम का काम ही क्या है यहाँ पे, किसकी बात करते हैं, ग्राफियन पुटिका की, ठीक है। इसके पास कौन था, ग्राफियन पुटिका के पास कौन था, या कौन पहुंचा हुआ था, एफएसएच, एफएसएच, ठीक है। अब ये ग्राफियन पुटिका को छोड़ेगा नहीं, बोलेगा भाई चल ठीक है, तुम्हारा काम करा रहे ना, एक हमारा काम करा लो, एक हार्मोन बना दो। ग्राफियन पुटिका मान जाएगा और एक हार्मोन बना देगा जिसका नाम है एस्ट्रोजन। समझे, एस्ट्रोजन का नाम सुने हो ना, कि मादा जनन तंत्र में क्या मिलते हैं, हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और एक और है का प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन, और भी है बहुत, लेकिन यहां फिलहाल 2 ही का काम आएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन को किसने बनाया, ग्राफियन पुटिका ने। किसने बनवाया, एफएसएच ने। डन है, चलो पहले का तो काम कर दिया, खत्म। दूसरा, ये कौन है, टूटा हुआ ग्राफियन पुटिका, नाम क्या है, ठीक है। कैसे टूटा था, किसके वजह से टूटा था, एलएच की वजह से, ठीक है। एलएच का लेवल हाई हुआ, तोड़ दिया, तो उधर से क्या हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया। तो अंडोत्सर्ग तो एलएच ने करा दिया, इसका भी एगो पर्सनल काम है। यो नहीं छोड़ेगा इसको ना, टूटने के बाद भी नहीं छोड़ेगा इसको, कहेगा चल भाई एगो मेरा काम है, पर्सनल करके जाना, ठीक है। तो बदले में कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। अब बेचारा कह दिया तो ये भी मान जाता है, और एगो हार्मोन बना के दे देता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। समझे। तो ये कुछ ऐसी बेसिक सी कहानी है। कहानी कुछ समझ में आई, लगभग लगभग आएगा आएगा आएगा, समझ में आएगा बाबू, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा।